जिसकी मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है. स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर बाई टू इज कार्व्ड आउट. ये जो स्मॉल स्फीयर है बीच में, उस पार्ट को काट दिया गया जिसकी रेडियस आर बाई टू है, such that the cavity made in the original sphere is between the center of the periphery. ये फिगर में दिखाया गया है. और the configuration in the figure where the distance between the center of the original sphere and the removed sphere is 3r. ये जो पार्ट यहां से काट के निकाला गया है, उस पार्ट को यहां लाके रख दिया. ये खोखला स्फीयर हो गया और एक स्फीयर, ये खोखला स्फीयर हो गया, वो स्फीयर ला करके यहां रख दिया. एक खोखला स्फीयर बच गया, एक सॉलिड स्फीयर हो गया जो काट के निकाला गया है. और ये दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3r. आपसे कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी टू स्फीयर्स क्या होगा, इन दोनों स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी फोर्स क्या होगा. माइनस कैलकुलेट किया है इसको? यस सर, किया था. तो ध्यान से देखिए. बस जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़िए. जैसे ये मान लो ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और अगर हम इस सॉलिड स्फीयर का मास है कैपिटल एम, और इस पार्ट ऑफ स्फीयर को अगर हम काट के हटाएंगे, इसका पार्ट का मास कितना होगा? इसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसकी रेडियस है आर बाई टू. तो ये जब पूरा पार्ट था तो इसका मास ऑफ डेंसिटी क्या था? एम बाई 4/3 पाई आर क्यू. यही था ना? यस सर. यस. और जो इस पार्ट का मास क्या हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा स्मॉल एम अगर हम लेते हैं या एम डैश लेते हैं, ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर बाई टू का होल क्यूब. समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो डेंसिटी तो मेरे पास यही है, m बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 9/8. ये सारे कैंसिल हो गए. ये होगा m/8. 4/3 पाई आर. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्फीयर है, ये पार्ट काट के तो हटाया गया, इतना मास तो रहा इसमें. अच्छा, पार्ट काट के हटाने का नियम जानते हैं? पार्ट काट के हटाने का नियम है, जैसे मान लो यहाँ मास एक m है, ठीक है, इसको यहां से हटाना है. इसको हम यहां से हटाएंगे तो इसका यहाँ पर मास कितना बचेगा? 0. हाँ सर. ओके. तो इसको यहाँ पर का मास हटाने का दो नियम है. एक तो आप इसको पकड़ के हटा दो, हट गया. नहीं तो दूसरा नियम ये है कि आप इस जगह पर एक उतना ही के वैल्यू का नेगेटिव मास लाके रखो. बताओ नेट मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. तो हम वही करेंगे. यहां पर क्या करेंगे कि ये एक पूरा मास हम एज्यूम कर लेंगे कि ये मास काट के नहीं हटाया गया, ये पूरा मास अभी है, ये पूरा मास अभी है, जिसकी टोटल मास वैल्यू कितनी है? कैपिटल एम. और ये जो पार्ट काट के हटाया गया है, इस पार्ट के मास के साथ हम मान लेंगे -m/8. तो रिमेनिंग मास बच जाएंगे. यस. अब ये जो पार्ट यहां से काट के हटाए, वो ला करके कहाँ रखे हैं? यहां ला के रखे हैं, यहां ला के रखे. इसका मास कितना हुआ? m/8. कितनी डिस्टेंस पर रखी गई थी? 3r. ये डिस्टेंस आपकी है 3r. अब देखो, इसके पास दो मास है. एक मास है कैपिटल एम जो फुल मास है,
और एक मास है -m/8 जो बस यहाँ है। तो इस पर आपको फोर्स निकालनी है, तो इस पर फोर्स 2 ठो लगेंगे। एक जो पूरा जो टोटल मास है, पूरा स्फीयर जब मास काट के नहीं निकाला गया है उस समय का एक मास है, और एक मास है -m/8 जो ये पार्ट ऑफ स्फीयर जो काट के हटाए। तो प्लस मास इसको अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस मास इसको रिपेल करेगा। यस सर। और ये जो ये जो फोर्स है F, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये बराबर कितना होगा? G कैपिटल M m/8 डिवाइडेड बाई 3r का स्क्वायर माइनस रेस्पॉन्ड में। यस सर, यस सर। और ये फोर्स कितना होगा? जी हाँ सर। ये कितना होगा? ये 3r, ये होगी r/2, ये 0.5 r, तो 0.5 r 3r में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2.5 r बचेगा। यस सर। ये फोर्स हो जाएंगे इस दोनों के बीच में, जिसकी एक मास है m/8, एक मास है m/8। तो ये हो गया G m/8 इंटू m/8 डिवाइडेड बाई 2.5 टाइम्स r का होल। ओके सर। अब इस पे नेट फोर्स कितने आ जाएंगे? नेट फोर्स हो जाएंगे F माइनस F डैश। F की वैल्यू क्या है? G m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू डिनोमिनेटर में है 9r स्क्वायर। ठीक है, ये वाली को हमने लिखा। ठीक है सर। माइनस ये वाला कितना होगा माइनस G by 8 into 6 into 8 into 2.5 into 2.5 into r square। इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर है। ठीक है सर। ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है Gm1m2/r। ओके सर। सर हाँ बोलो है सर, इस वाले क्वेश्चन में सर सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे सर इस वाली बॉडी का, और फिर सर हाँ। इसका सेंटर ऑफ मास बताइए हम लोगों को, तो उसके बीच का डिस्टेंस से भी तो सर हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपकी इसकी यहाँ पर आएंगी ना, रिमूव करने के बाद। ये सर रिमूव करने के बाद, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। लेकिन आपकी ये वाली स्थिति हो गई, ये वाली स्थिति। तो ये जो स्फीयर आपके दिख रहे हैं, क्या ये टोटल मास यहां पर तो एज्यूम करेंगे, है ना, घटा करके कितना एज्यूम करेंगे? सर सबट्रैक्ट कर देंगे जो छोटे वाले डिस्क का मास होगा, m माइनस m/8, 7m/8 यहाँ एज्यूम करेंगे, और यहाँ एज्यूम करेंगे m/8। ठीक है? यस वेदांग, मैं आपसे बोल रहा हूँ। हाँ ये सर। ये वाली डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाली डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की, ये वाली दूरी भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये सब। लेकिन आप जरा सोचो कि क्या हमें जो फॉर्मूला मिला है फोर्स का Gm1m2/r², जिसमें r की दूरी हम ये वाली लेंगे, ये लेंगे ना। मान लो ये x है तो ये हो जाएगा 3r + x। ये सर। तो क्या ये फॉर्मूला इस सिचुएशन में लागू है? सर क्यों नहीं है सर? एक मिनट।
ये मास m1, ये मास m2, बीच की दूरी r। क्या हम फॉर्मूला फोर्स का G m1 m2 by r स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलो हाँ। यस सर। ओके, अब बताना, ये सॉलिड स्फीयर या होल स्फीयर हो और ये एक मास हो, बीच की दूरी r हो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r हो, तभी हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। यस सर। ये एक सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो या सॉलिड जो भी हो, ये भी एक सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो या सॉलिड जो भी हो, बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r हो, मास m1 m2, तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। यस सर। यस सर, सेंटर से लेकिन डिस्टेंस नहीं ना यार। अगर ये एक सर्किल, ये एक रिंग हो यस, और यहाँ एक मास हो, बीच की दूरी r हो, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? इसका सर, सेंटर लग ऑफ जाएगा। मास थोड़ा सा घट गया है। नहीं लगे। आइनस लगेगा बेटा? नहीं सर, नहीं, इस केस में नहीं लगेगा। ये नहीं लगे। या अगर ये मान लो एक रॉड हो, ये रॉड हो, इसका मास m1 हो, यहां से इसकी दूरी हो, यहाँ एक मास हो m2, बीच की दूरी r हो, तो क्या हम इस दोनों के बीच में ये वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं? आइनश आप बताओ। नहीं सर, इसमें नहीं नहीं लगेगा। लगेगा, क्योंकि मास नहीं लगे। इसी तरह अगर ये स्फीयर में बस इतना मास काट के हटा दिया गया हो और सिर्फ ये मास डिस्ट्रीब्यूशन हो और एक मास यहाँ m2 हो, ये मास m1 हो, तो बताओ आइनस क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं सर। नहीं लगेगा। वेदांत, यस सर। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ये तीन स्थिति में लगते हैं। बाकी और अगर कोई दूसरी मास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, जैसे रिंग आ जाए, जैसे रॉड आ जाए, या हॉलो स्फीयर नेचर आ जाए, तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको बनाइएगा। ये कई बार पूछा गया। ये एक्चुअली में IIT एडवांस में एक बार पूछा गया है, जेई मेंस में पूछे जाते रहता है, तो आप एक बार इसको ध्यान से आगे एक क्वेश्चन और भी है, देखो ध्यान से। पता नहीं आप लोग लिक्विड पढ़े हैं कि नहीं, फिर भी मैं इसको एक बार पहले सब क्वेश्चन पढ़ लो। बॉल ऑफ रेडियस और इंटेंसिटी। स्क्रीन पर विजिबल है? ए बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल r and density rho falls freely under gravity through a distance h before entering into water. A ball of radius r and density rho falls freely under gravity through a distance h before entering the water. एक पानी का सरफेस है और उस पानी की सतह से h ऊंचाई से एक बॉल को गिराया गया। बॉल गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। एक समय आएगा जो बॉल पानी के सरफेस को हिट करेगा और हिट करने के बाद वो पानी में समाना शुरू करेगा बिफोर एंटरिंग द वाटर। और कहता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल डज नॉट चेंज इवन ऑन एंटरिंग द वाटर। जब वो बॉल पानी के सतह पे घुस जाता है तो जो भी उसके पास स्पीड रहती है वही स्पीड के साथ बॉल पानी के अंदर चलते जाता है और उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। If the coefficient of viscosity of water is eta, the value of h of the given, तो कितनी वेलोसिटी, कितनी h हाइट से वो गिराया गया था वो आपको निकालना। ये पानी का सरफेस का हाइट है और एक बॉल यहाँ गिराया गया, बॉल की रेडियस r है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी h, eta है। यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ सर, ये क्वेश्चन है। अब थोड़ा ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं बता। सब कोई ध्यान से देखो इसको। सपोज करो कि यहां पर कोई एक मीडियम, कोई भी एयर हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, और एक बॉल को इस पे हम चलने दे रहे हैं। बॉल की अपनी मान लो डेंसिटी कुछ है, बॉल का रेडियस आर है, बॉल की मटेरियल की डेंसिटी मान लेते रो एस है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल, है ना, सॉलिड का। और ये जो बाहर में चाहे हवा हो या लिक्विड हो, उसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो एम है, मीडियम की डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है। अब बताओ इस पे कितने फोर्स लगेंगे? बॉइंट फोर्स लगेगा, mg लगेगा। सर वो लगेगा सर स्टोक्स लॉ की वजह से 6 पाई आर ईटा वी। वेरी गुड। इस पे 3 फोर्स लगेंगे। एक तो इसका पास मास है, तो मास के कारण mg फोर्स लगेगा ही लगेगा। एक, चूंकि ये मीडियम में चल रहा है, तो मीडियम के द्वारा एक बुआंसी फोर्स लगेगा। और मीडियम में रफनेस है, मीडियम में विस्कोसिटी है, तो एक विस्कस फोर्स, मोशन को अपोज करने वाला फोर्स लगेगा, जिसको हम है ना, जिसको हम बुआंसी, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स का फॉर्मूला होता है v वेलोसिटी से अगर ये चल रहा है तो इसको हम कहेंगे 6 पाई ईटा r इंटू v। दिस फोर्स इज गिवन बाई स्टोक्स फॉर्मूला भी कहते हैं, और इस फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं। ये हवा भी लगाता है, ये पानी भी लगाता है। अब जरा ध्यान से सुनो और समझो। मान लो कि ये फोर्स नहीं लग रहा है, विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा, एक बात ये बताओ कि ये जो विस्कस फोर्स मैंने अभी लगाया है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है आयुष? ईटा पे, रेडियस पे, ईटा पे, हाँ ईटा पे भी डिपेंड करेगा, और स्पीड और यस सर। स्पीड। ईटा तो इस लिक्विड की या जो मीडियम है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। सर तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ईटा कांस्टेंट रहेगा ना? कांस्टेंट रहेगा। ओके सर। इसके बाद जो ये बॉल की रेडियस है वो भी ये भी चेंज होने वाला नहीं है। बॉल का रेडियस जो था, जो बॉल को मैंने बनाकर छोड़ा है, तो उसकी भी रेडियस कांस्टेंट ही रहेंगे। यस सर। तो ये ईटा और रो तो ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड किया है? स्पीड पे। स्पीड पे। यस सर। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा ये वाली फोर्स बढ़ता जाएगा। हाँ सर। ठीक, अब इतना समझ लिए, अब बताना। सपोज करो कि हम इस बॉल को छोड़ दिए, और ये जो mg फोर्स है, ये जो mg फोर्स है, इसका वैल्यू कितना आएगा? मास बराबर क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। मटेरियल की डेंसिटी है रो एस इंटू जी। बुआंसी फोर्स कितना होगा? तो v रो जी, रो मीडियम का इंटू जी। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। मीडियम की डेंसिटी है रो एम इंटू जी। अगर डेंसिटी ऑफ बॉल की ज्यादा है मीडियम के डेंसिटी से, तो क्या होगा? ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा। यस सर। और ये वाला फोर्स कम होगा। हाँ सर। तो इसमें नीचे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। यस सर। नीचे का डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ती जाएंगी। हाँ सर।
इस पर एक और फोर्स जो मैंने अभी बताया है, बुआंसी फोर्स, सॉरी विस्कस फोर्स, वो लगेगा 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ठीक है सर। जैसे जैसे ये नीचे एक्सेलरेट करते हुए स्पीड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएंगी। हाँ सर। और जब एक ऐसा स्थिति आएगा जब ये दोनों फोर्स का वैल्यू सम होकर के इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है सर। और जब दोनों की फोर्स की वैल्यू बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स ऑन दिस बॉल विल बिकम 0। यस सर। और जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तब उस केस में क्या होगा, बॉल रुकेगा या बॉल चलेगा? रुका रहेगा, फ्लोट करेगा। चलेगा सर, उसी वेलोसिटी से। उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। जिस वेलोसिटी के बढ़ने पर ये दोनों फोर्स की वैल्यू का सम जब इसके बराबर हुआ था, वो पर्टिकुलर कोई वेलोसिटी पे होगा ना आइनेश? यस सर। वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स की वैल्यू इसके सम के बराबर होगा। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से मानो, सपोज करो कि ये फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन, इस फोर्स की वैल्यू है 12 न्यूटन। छोड़ देंगे तो नीचे एक्सेलरेट करेगा ना? यस सर। नीचे एक्सेलरेट करेगा तो ये वाली मोशन में फोर्स आएगा 6 पाई ईटा आर इंटू वी। और ये वाली स्पीड बढ़ता जाएगा। सपोज करो कि ये वाली स्पीड की वैल्यू आई 1 मीटर पर सेकेंड, जिस पर ये पूरा फोर्स की वैल्यू हो गया 2 न्यूटन। बताओ एक्सेलरेट करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा, क्योंकि ऊपर में नेट फोर्स हो गया 12 प्लस 2 14 न्यूटन। यस सर। और नीचे है 20, तो अभी भी 6 न्यूटन का डिफरेंस। तो एक्सेलरेट करेगा तो स्पीड और बढ़ेगा। हाँ सर। स्पीड बढ़ के मान लो हो गया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, और ये फोर्स बढ़ के हो गया 4 न्यूटन। अब बताओ एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा? अब भी करेगा। अब भी करेगा, क्योंकि ऊपर में टोटल फोर्स हो गए 16 और नीचे तो 20 है। यस सर। अभी भी करे, अभी और स्पीड बढ़ेगा, मतलब एक्सेलरेट करेगा मतलब स्पीड और बढ़ेगा। हाँ सर। मान लो स्पीड बढ़ के हो गया 3 मीटर पर सेकेंड और उस पे इस फोर्स की वैल्यू हो गई 8 न्यूटन। अब बताओ एक्सेलरेट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। अब नहीं करेगा, क्योंकि टोटल फोर्स ऊपर में हो गया 20, अभी भी नीचे है 20। नेट फोर्स 0 हो गए। यस सर। नेट फोर्स 0 हो गए, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, और एक्सेलरेशन 0 हो गया तो अब स्पीड चेंज नहीं होगा। और स्पीड चेंज नहीं होगा तो जिस स्पीड पर ये फोर्स 0 हुआ था वो स्पीड मेंटेन रहेगा। हाँ सर। तो अब इसके बाद ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इस स्पीड को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं सबको हटाता हूं। मान लिया जाए कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कुछ आई, जो कि कैसा वेलोसिटी होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ सर। इसका मान हुआ 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी, जिस पर इसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो इस केस में क्या होगा आइनेश? इस केस में बुआंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स बैलेंस करेगा mg को। ठीक है सर। बुआंसी फोर्स की वैल्यू बता दो। 4/3 पाई आर क्यूब में जी इंटू रो एम। विस्कस फोर्स की वैल्यू बता दो। 6 पाई ईटा आर आर इंटू वी। mg का वैल्यू बता दो।
4/3 pi r cube into g into density. क्या हम ये टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? यस सर. तो पाई से तो पाई सारे कैंसिल हो गए और कुछ कटेंगे वेदांग? सर 2/9 r square g rho s minus rho l. कट गए, तो कैलकुलेट कर लिए। यस सर. और VT बराबर हो गए 2 पाई तो हट गए हैं 2/3 r क्यूब कॉमन ले लिया, g कॉमन ले लिया, रो s माइनस रो m। r से एक r ये घट गए, तो VT की वैल्यू हो जाएंगी 2/3 ईटा नीचे आ गया, r स्क्वायर g रो s माइनस रो m। ये हुआ टर्मिनल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से वो कांस्टेंट गति के साथ चलेगी। अब आइए जो आपके प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में कहता है कि इस बॉल को छोड़ा h हाइट से, और ये जब पानी के सतह से टकरा करके पानी के भीतर जब चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ जब हम इसको, ये पानी की सरफेस है और ये बॉल को यहां से छोड़ा h हाइट से, तो जब ये h डाउन होगा तो यहां पर स्पीड कितनी होगी? √2gh है ना आइनेश? हाँ सर. और इसी स्पीड के साथ वो कंटिन्यू, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, नहीं कांस्टेंट स्पीड. इसका मतलब ये भीतर पानी के अंदर उसी स्पीड v बराबर √2gh से चलता है। इसका मतलब ये स्पीड जरूर टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। हाँ सर. तो बस ये जो स्पीड है आपका v, वो vt होगा √2gh के बराबर। vt की वैल्यू बता दो। 2/9 ईटा r स्क्वायर g रो s माइनस रो m इज इक्वल टू √2। क्या आप इसको कैलकुलेट करके h निकाल सकते हो? यस सर, आ गया था. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बस आपको ये वाली फंडामेंटल यूज करना। ठीक है सर. सर बाकी सॉल्व हो गया था, बस एक 2 क्वेश्चन था लास्ट का, एक 10 और 11 बस था. ओके, सारे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं? नहीं सर, सारा क्वेश्चन नहीं है, बस लास्ट का 2 क्वेश्चन था. और एक मिनट चेक कर ले। चला गया। लास्ट ये वाली है क्या? नहीं सर, 10 और 11. ये तो 11 ही लग रहा है। फिफ्थ पेज में होगा. देख लो, ये वाली है। नहीं सर, ये नहीं है. ये वाली? नहीं सर, इसके पीछे और होगा. ये वाली? एक सेकंड सर. हाँ, यही वाला 10 और 11. टेन और 11। यस सर. सबको देखिए 10। ये हम लोग के चैप्टर से कनेक्टेड क्वेश्चन लग रहा है। सब कोई पढ़ो प्रॉब्लम नंबर 10। If the Eastern block of mass m is attached to In the figure shown, a block of mass m is attached to a light string of force constant k। ये फिगर है, इसमें एक मास है। हाँ, मास है इसमें जी। मास कहाँ है वेदांत? सर नीचे वाले पे लगा हुआ है सर, वहाँ मास छोटा सा।
ये वाली सर कर्सर मूव नहीं किया था। सर जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वहीं पे है मास। ओके ओके, ये नीचे वाली स्प्रिंग के टॉप सरफेस पे मास दिख रहा है ना? यस सर। Very good. In the figure shown, a block of mass m is attached to a light spring of constant k, and an identical spring hangs from ceiling. एक सीलिंग से लटका है, एक नीचे में स्प्रिंग. Initially, lower spring is in compressed state. ये जो नीचे वाला स्प्रिंग है वो चापा गया, दाबा गया है, compressed state, with a compression equal to 3 mg by k. है ना? 3 mg by k. अगर अपना खुद के वेट से अगर वो कंप्रेस्ड होता तो वो होता mg by k, लेकिन ये 3 mg by k मतलब पकड़ के दाबा हुआ. Yes. When the block is released, जब हम ब्लॉक को दाब के छोड़ते हैं, it strikes the upper spring. ये ऊपर के स्प्रिंग के साथ सट जाता है, मतलब टकराता है. Strikes the upper spring and sticks to it, और ये जाकर के उसके साथ चपक जाता है. ठीक है, चपक गया तो इसको छोड़ दिया क्या? नहीं सर, नीचे से कनेक्टेड है अभी भी। नीचे से कनेक्टेड है, तो ये दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हो गया। यस सर। स्टिक्स इनटू इट। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? जब ये जाके चपक जाएगा तो इसका पूछता व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर स्टिचिंग, और ये सारी डाटा दी हुई है। 12 देखिए, ये आपकी स्प्रिंग है, इसका लोअर सरफेस अभी ये फ्री है, एक मास यहाँ है और ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, मास वैल्यू m है, कंप्रेस्ड। इसमें कंप्रेशन कितना है? 3 mg/k। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? सर इन दोनों को बीच का डिस्टेंस mg/k है ना, mg/k डिस्टेंस है दोनों के बीच, है ना आइनेश? हाँ सर, y1 वही है, mg/k। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक एंड अपर स्प्रिंग। तो बताओ, अगर हम यहां से इसको रिलीज करेंगे तो जब ये यहां पहुंचेगा ऊपर के स्प्रिंग के साथ, जब वो कांटेक्ट बनाएगा, यस सर, वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड क्या होगी? कोलिजन वाला पॉइंट पे सर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। वेरी गुड। सर हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ से जब वो चलेगा, यहाँ से तो स्पीड 0 था ना, और ये उठा कितना? mg/k उठा। ये इलोंगेशन, ये है ना, ये मूवमेंट हुआ ऊपर में, और यहाँ पर की स्पीड निकाली। यहाँ पर की स्पीड, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है कि ये जब इतनी हाइट पर उठेगा तो यहाँ पर स्पीड क्या हो? ऐसा करते हैं, इसको हम कुछ x मान लेते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 3x। x की वैल्यू mg/k हम बाद में रख देंगे। तो ये स्प्रिंग चला कहां से? ए पोजीशन से, पहुंचा कहां पे? बी पोजीशन पे। सो मैकेनिकल एनर्जी ए का और बी का बराबर होगा एनएस। यस सर। एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए और बी पोजीशन पर उसकी स्पीड ब्लॉक की क्या होती है ये बताइए। तो इसको रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है सर। बताओ, तो ए पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी बोलिए 0। यस सर। क्योंकि स्पीड 0 है ना यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी बोल दो बेटा, mg हाफ
नहीं, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस तो यही है ना, तो mgh का मान तो 0 हो गया। अच्छा हाँ नहीं, रेफरेंस यहाँ ले लिया तो mgh में h का मान 0 हो गया, तो हम पूरा लिख देते, हाफ इंटू के इंटू x1 हाफ m0 स्क्वायर, ए पोजीशन की काइनेटिक 0, mgh h का मान 0 प्लस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन कितना लिया यहाँ 3x, 3x का स्क्वायर हो गया सारी एनर्जी यहाँ की। यस सर। अब जाइए बी के पास और वहां का टोटल एनर्जी बोलिए, काइनेटिक तो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ सर। पोटेंशियल में एम जी एच हो जाएंगे, यस सर। और एच की जगह यही हो जाएंगे एक्स हो जाएगा, और स्प्रिंग में कंप्रेशन एम जी और वो हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी एम जी बाई के। यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे इसका इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा जब ये पोजीशन पर पहुंचेगा, एलोंगेशन होगा। सोच के बोलो, ये वो नेचुरल लेंथ में रहे, कंप्रेशन रहे, ये सर कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन रहेगा, कितना कंप्रेशन रहेगा, ध्यान से सोचे और बोलो, दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ही है सर 2x रहेगा, 2x रहेगा, है ना, समझ में आ रहा है ये वाली पॉइंट। सर कंप्रेशन कैसे हुआ, इसलिए क्योंकि स्प्रिंग में ध्यान से सोच, स्प्रिंग में अगर ये इसकी नेचुरल लेंथ है माइनस, ठीक है सर, इसकी अपनी अभी नेचुरल लेंथ है, कोई मास इस पे नहीं, अब अगर हम इस पे कोई भी मास को प्लेस करेंगे, स्प्रिंग को दाबे नहीं है ना, स्प्रिंग को बस उसके ऊपर मास कुछ प्लेस करेंगे, तो मास अपने सेल्फ वेट के कारण इसको कंप्रेस करेगा। हाँ सर। कितना कंप्रेस करेगा, एक्स कंप्रेस कर, मान लीजिए वाई कंप्रेस किया अपने सेल्फ वेट के कारण, है ना, ओके सर। तो नीचे mg लगेगा, ऊपर kx लगेगा, ky लगेगी, हाँ सर। नीचे mg लगेगा, समझिए ऊपर में चूंकि कंप्रेस हो गया तो ky लगेगा, तो mg इज इक्वल टू kv, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, mg बाई के, mg बाई, लेकिन स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करके रखा हुआ है, mg को अपने नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है सर। 3mg बाई के, ये वाली स्थिति में यही कंप्रेशन है ना, यस सर। 3mg बाई के कंप्रेस करके रखा, समझ गए थे हम। इसका मतलब क्या हुआ, 2mg बाई के पकड़ के दाब के किया हुआ, हाँ सर। सेल्फ वेट के कारण तो mg बाई के तो अपने डाउन होता है, y की वैल्यू जो ये वाली है वो mg बाई के तो अपने आप ऑटोमेटिक होता, नहीं भी दाबते तो इतना कंप्रेशन होता अपने मास के, समझिए, और इतनी दाब के अगर रखी हुई है तो इसका मतलब हुआ कि ये 2mg बाई के ये हमने एक्स्ट्रा दाबा अपने फोर्स, और यहां से ना उठा हुआ है ये, हाँ सर। छोड़े तो हम यहाँ से हैं, रिलीज तो यहाँ से किया, यस सर। अच्छा, ये जब हम यहाँ से इसको रिलीज किए हैं 3mg बाई के पोजीशन से रिलीज किए, ये उठा कितना, mg बाई 2mg बाई के, नहीं यहाँ से ये वाला देखो, ये वाला उठा कितना mg बाई के ना, हाँ mg बाई के, यहाँ से तो बस mg बाई के ही उठा है, यस।
mg by k ही रूट है, ये वाली mg by k को हमने y माना, तो आपकी 3y है। तो अभी भी ये कंप्रेस्ड है ना? यस हाँ सर, कितना कंप्रेस्ड है? 2y कंप्रेस्ड। अभी भी ये 2y ही कंप्रेस्ड। समझ गया। तो यहाँ पर अभी कंप्रेशन है, और कितनी कंप्रेशन है? 2x, क्योंकि हमने x माना हुआ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाफ k इंटू 2x। क्या आप इसको कैलकुलेट करके स्पीड निकाल सकते हो इस जगह पर, जो हम स्पीड डिमांड किए आपसे? ये सब तो लेफ्ट साइड के 0 हो गए, और क्या आ गए? हाफ k इंटू 9 इंटू एक्स स्क्वायर। राइट साइड में क्या क्या आ गए वेदांत? अच्छा, वैल्यू रखते जा रहे हैं, k की वैल्यू तो दिया ही हुआ है, x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है? mg by k, हाफ k इंटू 9 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब m स्क्वायर, या छोड़ो x के टर्म में ही अभी कैलकुलेट, एक्स स्क्वायर। राइट साइड में हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, आगे बोलो एम जी एक्स, आगे बोलो हाफ के इंटू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड भेज दो, तो 9 में 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो k बाई 2 9 माइनस 4 5 एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब वैल्यू रख सकते, k बाई 2 इंटू 5, एक्स की वैल्यू देखो मैंने एज्यूम किया हुआ है mg बाई के, तो m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के माइनस mg, एक्स की वैल्यू हो गई mg बाई के, और राइट साइड में हाफ एम जी स्क्वायर। एक के कट गए ना, यस ये हो गए कितने? 5 बाई 2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, ये हो गया माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, तो 5 बाई 2 मतलब 2.5 में एक घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1.5। 3 बाई 2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, राइट साइड में हो गया m इंटू वी स्क्वायर। हाफ हाफ तो ऐसे ही कट गए, एम वी कट गए, और v की वैल्यू मेरी निकल गई कितनी? v की वैल्यू मेरी निकल गई, v स्क्वायर की वैल्यू मेरी निकल गई 3m g स्क्वायर बाई के, g स्क्वायर। जी स्क्वायर बाई के, v स्क्वायर से v हम बोल सकते हैं। अब ये जाकर इसके साथ चिपक जाता है स्प्रिंग के साथ, ये दोनों कंबाइन हो गए ना? यस सर। हाँ सर, ये दोनों तो कंबाइन। अब स्थिति ये है, एक स्प्रिंग यहाँ है, उसके साथ एक मास और है, और एक स्प्रिंग नीचे है। ये स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, इसका मास m है, और यहाँ पर उसके पास स्पीड आया v बराबर कितना है? 3mg स्क्वायर अंडर रूट 3m v स्क्वायर बराबर 3mg स्क्वायर बाई k। और ये स्प्रिंग अभी इस स्थिति में, इस स्टेट में, ये नेचुरल लेंथ में है, यस हाँ और सर, ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड स्टेट है ना? और इसके पास यहाँ पर स्पीड है, निकालना क्या है? What is the amplitude of oscillation? सेंटीमीटर में। सर कनेक्शन दोनों ब्लॉक का खत्म नहीं हुआ? क्वेश्चन में लिखा है सर नहीं, स्टिक कर गया। वो जाके स्टिक कट गया, नीचे वाला सटले रहा, वही तो टेंशन है। नीचे वाला जो स्प्रिंग है ना वेदा, ये सर वो इस ब्लॉक से
पहले से कनेक्टेड था, यस सर। और ये जब ऊपर गया तो ये ब्लॉक उस स्प्रिंग से भी कनेक्ट हो गया, अच्छा और फिर जब ये दोनों कनेक्ट हो गया तो ये दोनों साथ में हो गए, दोनों साथ में हो गए। ये बांध लिया, ये बंधा हुआ पहले से ही था, ये दोनों स्प्रिंग एक कॉम्बिनेशन में आ गए। समझ में आ रहा है? यस सर। और अब ये पोजीशन पर ये दोनों मिलके ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। ये ऊपर जाएगा यहां से, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, इस तरह से ये ऑसिलेट करेंगे। तो क्या पूछता है इसका? oscillation amplitude Amplitude of oscillation. What is the amplitude of oscillation after stitch? ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, और ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा। पहले इसकी कंप्रेशन खुलेगा, और जब इसकी कंप्रेशन खुलेगा तो ये कंप्रेस होना शुरू होगा, नहीं? Yes sir. जब इस स्पीड के कारण ये ऊपर जाएगा तो ये कंप्रेशन इसकी रिलीज होगी। इधर जब कंप्रेशन रिलीज होगी तो ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। Yes sir. लेकिन साथ में इसकी स्पीड घटता जाएगा। हाँ सर। साथ में इसकी स्पीड सर क्यों घटेगा सर? स्पीड बढ़ेगा घटेगा? सर जिस पॉइंट पे सर वही वही रहेगा सर, वहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं, यहाँ से जब ये ऊपर चढ़ेगा तब पूछ रहे हैं। अभी ऑन है, ऑफ है, वीडियो ऑन। अगर स्पीड ये मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड निकालना बहुत इजी है। अगर ये स्पीड मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड निकालना इजी है, और अगर ये स्पीड मैक्सिमम नहीं है तो फिर हम एनर्जी मेथड से ये मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक यहाँ से चढ़ेगा वो निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड इस केस में थोड़ी ना कि स्पीड मैक्सिमम है या मिनिमम, या किस टाइप के केस में? नहीं, अगर ये यहाँ से ऊपर बढ़ता है, ठीक है आइनेश, यस सर। और स्पीड इसकी घटने शुरू हो गई, ठीक है सर। इसका मतलब कि इस जगह पर स्पीड मैक्सिमम था, मैक्सिमम से ना घटेगा। हाँ। और अगर इसकी स्पीड अभी भी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये वाली पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम नहीं है। ओके सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अगर मैक्सिमम है तो निकालना इजी है, और अगर ये क्या लग रहा है वेदांग, मैक्सिमम है नहीं है, कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि ये वाली कंप्रेशन है, तो अभी भी तो ये ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स मारता रहेगा ना। यस सर। यस सर। पर ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा बताओ अभी? यहाँ पर स्प्रिंग के कंप्रेशन से फोर्स ऊपर कितना लगेगा? 2 mg। नीचे वाली स्प्रिंग, लोअर स्प्रिंग से फोर्स, लोअर स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा? k टाइम्स x होगा ना। और इसमें कंप्रेशन कितना है? 2x, 2x है ना। यस सर। यस सर। तो k इंटू 2x, k इंटू 2x, ये क्या आ गया? ओके, x k का वैल्यू, x का वैल्यू रख के बताओ कितना है? x की वैल्यू mg बाई k है, तो x की वैल्यू mg बाई k रखेंगे, k कट जाएगा तो 2mg, 2mg हुआ। ऊपर से नीचे स्प्रिंग फोर्स का तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। नहीं।
अपर स्प्रिंग का तो फोर्स लगेगा नहीं क्योंकि ये तो नेचुरल लेंथ में है, यस और एक फोर्स लगेगा mg, लगेगा ना नीचे mg, यस सर। इसके मास के कारण। यस ऊपर के डायरेक्शन में है 2 mg, तो दिख रहा है ना विधान? यस सर। फाइनल हो इस जाएगा पर mg। एक ऊपर के डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स है आइनेश? लोअर स्प्रिंग के कंप्रेशन के कारण 2 mg 2 mg। और मास के कारण एक नीचे की तरफ फोर्स क्या है? mg mg। तो mg। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में इस पर एक नेट फोर्स ऊपर लग रहा है। नेट फोर्स Yes, ऊपर sir. हो जाएगा mg। इसका मतलब क्या ये स्पीड मैक्सिमम है? नहीं सर। यस सर। है सर। यस है। नहीं ना वेदांत, ऊपर में अभी एक फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण इसकी स्पीड बढ़ेगी। अच्छा। तो क्या ये स्पीड मैक्सिमम है? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि स्पीड तो अभी और बढ़ना है ना। हाँ सर। नीचे का स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो अभी और ऊपर ठेलेगा ना इसको। और mg फोर्स के कारण जो बैलेंस हुआ बाकी नेट फोर्स ऊपर ही लग गए। नेट फोर्स ऊपर कितने लग गए? mg, 2mg माइनस mg। तो ये स्पीड मैक्सिमम नहीं है, ये स्पीड मैक्सिमम नहीं है। जो स्पीड मैंने निकाला वो स्पीड मैक्सिमम नहीं है। ठीक है। अगर स्पीड मैक्सिमम होता तो हम वो लगा देते, क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो प्रिंसिपल हैं कि टोटल एनर्जी मस्ट रिमेन कांस्टेंट, और वहां पे हम हाफ k इंटू ए स्क्वायर बराबर हाफ m इंटू वी मैक्सिमम। इससे हम एम्पलीट्यूड का वैल्यू आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन ये तब लगाते हैं जब हम v का मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं। समझ में आया अनुष? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे तो ये आपको सिखाएंगे कि कैसे ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाला जाता है शॉर्ट। ओके सर। लेकिन क्या ये v स्पीड मैक्सिमम है? नहीं सर। नहीं है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या हुआ? जहां से वो चलना शुरू हुआ वहां से हम उसकी मैक्सिमम हाइट लेंगे, है ना? यस सर। लेकिन ये हमको ऑसिलेशन का स्पीड पूछ रहा है ना, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। सर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगा। जितनी स्पीड मैंने यहाँ पर दे करके दिया है ये ऊपर जाएगा, अब फिर जब इस लेवल पे आएगा तो वही स्पीड से नीचे की तरफ डाउन होगा। यहाँ पर स्पीड उसकी वही रहेगी। यहाँ से मैक्सिमम कितना ऊंचा जाएगा निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। ये अभी कंप्रेस ही है। 2x यहाँ पे इसमें कंप्रेशन कितना है अनिश? 2x। 2 इसमें तो कुछ नहीं है। इसके पास स्पीड है v। ये मैक्सिमम ये ऊपर जब चढ़ेगा ये तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगा, हाँ सर। है ना? और फिर इस स्प्रिंग का क्या होगा? इलोंगेशन में चला जा सकता है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसकी स्पीड तो कभी ना कभी जीरो होगी। यस सर। और ये दूरी मान लो ऊपर की तरफ गया h, यही एम्पलीट्यूड यहाँ से इतना ऊंचा तक ऊपर जा सकता, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा। ये ना एम्पलीट्यूड वही होता है ना जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। यस सर। हाईएस्ट पॉइंट पे। तो बताइए, मान लिया जाए ये a ऊपर उठा तो इस स्प्रिंग का क्या होगा यहाँ पर उठने पर? इसमें कंप्रेशन हो जाएंगे
है ना, इसमें कंप्रेशन ये हो जाएंगे ना, ये सर, हाँ क्योंकि ये तो नेचुरल लेंथ में था, हाँ सर, कंप्रेशन ही होगा। कंप्रेशन ये हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें एलोंगेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए नेचुरल लेंथ से ये अभी 2x दबा हुआ है, यस सर, नेचुरल लेंथ से ये 2x दबा हुआ है, ये ऊपर और चढ़ गया 2x प्लस ए, 2x प्लस ए होगा, माइनस है। यस सर, प्लस ही होगा, एलोंगेशन हो रहा है तो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। फिर दोबारा एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। नहीं, हमको यहाँ पर इसको रोकना है, तो रोकने की स्थिति में ये स्प्रिंग तो जाकर के इस पोजीशन को अचीव करेगा। मान लो ये यहाँ से, इस जगह से ये ए ऊपर उठा, ये स्प्रिंग तो कंप्रेस्ड हो गया ए, इस स्प्रिंग का क्या, नेचुरल लेंथ से इसकी स्थिति क्या हो, नेचुरल लेंथ उसका 2x था, तो उसमें ए, नेचुरल लेंथ 2x नहीं था एनेश, नीचे वाला कंप्रेशन, नेचुरल लेंथ देखो ये वाली स्थिति मैंने बताया, अच्छा हाँ, यही है ना स्प्रिंग, ये नेचुरल लेंथ स्थिति। यस सर, सेल्फ वेट के कारण y दबा, फिर उसको पकड़ के दाबा, यस सर, ये नेचुरल सर लेंथ। ए को निकालने के बाद चेक करते क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ से हम ये वाली दूरी कितनी में, ये वाली दूरी कितनी लेंगे, ये लेंगे, ये तो लिया हुआ है, चलो बताओ, निकाल लेते हैं ए, बताइए, ये रेफरेंस पोजीशन लिया है, ठीक है सर, ये रेफरेंस चला कहाँ से, ये ए से पहुंचा कहाँ पे, बी पे, तो मैकेनिकल ए का और मैकेनिकल बी का मान बराबर कर सकते हैं। हाँ सर, बताइए ए का काइनेटिक 0 सर, 0 नहीं होगा, यहाँ पर स्पीड है ना, अच्छा हाँ सॉरी सर, यहाँ पे स्पीड है, तो हाफ mv², यस सर, और इस पोजीशन में इस स्प्रिंग में कंप्रेशन है, हाँ सर, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, यस सर होगा, और ये चूंकि रेफरेंस पे ही है तो mgh में तो h 0 हो जाएंगे, और इस स्प्रिंग में चूंकि कंप्रेशन है तो पोटेंशियल हो जाएगा हाफ k इंटू 2x का स्क्वायर, यस सर, इसमें कंप्रेशन है ना 2x। हाँ सर, आगे बढ़ जाओ, B के पास, यहाँ पर बताओ इसकी काइनेटिक, V0 काइनेटिक जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, H की जगह A, h की जगह a, एंड प्लस, अब इस स्प्रिंग में कितने कंप्रेशन इलोंगेशन ये चाहिए ना, हाँ सर, 2x प्लस हाफ, नहीं कंप्रे, नेचुरल लेंथ से कितना फैला या नेचुरल लेंथ से कितना दबा, दैट इज कंप्रेशन, क्या होगा, ए सर 2A होगा, डिफरेंस 2A होगा, नेचुरल लेंथ से कितना ये सर फैला हुआ 2x है, माइनस ए, 2x तो कंप्रेशन था, यस सर, मान लिया जाए कि अभी ये कंप्रेस्ड ही रह गया इस पोजीशन, तो कंप्रेस्ड ही रह गया तो हम इसका कंप्रेशन बोलेंगे 2x माइनस ए, यस स्क्वायर, यहाँ से आपको a निकालना पड़ेगा, दिस इज द एम्पलीट्यूड, और ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको दिख रहा है ना अनिश, हाँ सर, स्क्वायर, एक यहाँ होल स्क्वायर का टर्म आएगा, एक यहाँ, यस सर, लेकिन अगर आपको ये एग्जाम में पूछा है तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं देना चाहिए। क्या आपके पास इसका आंसर है? हाँ सर, इसका आंसर एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ फिर आंसर पूछूंगा।
ओके सर। हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के बेस, हाफ हाफ तो कट गए। वी की वैल्यू कितनी लाया मैंने? वी स्क्वायर की वैल्यू कहीं लाया था ना, ये 3mg स्क्वायर बाई के, 3mg स्क्वायर बाई। सर हाँ सर जैसे सर बी पॉइंट पे आपने सर हाफ के 2x माइनस ए का स्क्वायर करा है, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में भी तो सर कंप्रेशन आया होगा। हाँ, अभी छूटा हुआ है उसका एनर्जी, उसकी एनर्जी छूटा हुआ हाफ के ए स्क्वायर। इस स्प्रिंग की लिखेंगे ना एनर्जी। यस सर। हाँ, वो छूटा हुआ है। ये इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गए ये कैलकुलेट करने के लिए, है ना? यस सर। यस सर। इसलिए देखो हाफ एम वी स्क्वायर, हम इसको मैक्सिमम स्पीड एज्यूम करते हैं क्योंकि टोटल एनर्जी सिस्टम में तो कंजर्व ही रहेगा ना। हाँ सर। टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगा क्योंकि किसी तरह से एनर्जी लॉस हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा। तो k इंटू एस। तो सर x के टर्म्स में रख के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। हाँ करो ना, आराम से करो। मैं इसको एक शॉर्ट मेथड से देख रहा हूँ कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आ रहा है। ये हो गया 3m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई इतने, ये वैल्यू आ गया एम जी बाई के अंडर रूट बी। क्या आइनस यही आंसर है सर वैल्यू के टर्म में mg और k का वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू के टर्म में है। ये सर नंबर मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में। mg का वैल्यू 10, k का वैल्यू 10 रूट 7, 100 रूट 7, 10 रूट 7, ये रूट 3 है, रूट 3 आया ना। हाँ सर। थ्री आया, यही है रूट 3 बाई 10 रूट 7। और आपको क्या दिया हुआ है? आंसर एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो तो इसका वैल्यू क्या अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर है ना। यस सर। तो ये तो मीटर में आएगा क्योंकि सारा ऐसा यूनिट लिया हुआ है। 10 रूट 7 देखो तो क्या आ रहा है। नहीं तो बोलो 3 2 या 6, थोड़ा कैलकुलेटर चलाओ देखो तो अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू इस पे है। तो 6.54। हम्म? तो 6.54। 6.54 आ रहा है। यस सर नहीं आ रहा है। सर आंसर की में एम्पलीट्यूड का वैल्यू mg बाई 2k इंटू रूट 7 दिया हुआ था। mg बाई 2k इंटू रूट 7। के इंटू रूट 7 ऊपर है नीचे? रूट 7 ऊपर है नीचे है? ऊपर है सर, ऊपर है। तो फिर इसी को कैलकुलेट करो। स्पीड निकालने में देखो कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। स्पीड निकालने में कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। रूट 3 तो आ ही रहा। ये सर प्रोसेस तो सही है। ये प्रोसेस तो हमेशा सही रहेगा, कैलकुलेशन खाली चेक करना है।
नहीं सर, कैलकुलेशन सही है। प्रोसेस में फिजिक्स जो लगा है वो तो ऑलवेज सही है, इसमें कुछ छूटेगा घटेगा ये सारी बातें। अगर ये सही है तो हम इसको मैक्सिमम स्पीड एज्यूम कर लिए हैं, है ना? हाँ सर। इसके अनुसार इसका वैल्यू मैंने लिया है। और एक मिनट, मैक्सिमम स्पीड तो एज्यूम कर लिए। एक मिनट, मैक्सिमम स्पीड तो एज्यूम कर लिए, लेकिन चूंकि दो स्प्रिंग ना कनेक्ट हो गया है आइनेश, दो स्पीड ना कनेक्ट हो गया, दो स्प्रिंग ना कनेक्ट हो गया। हाँ सर। बताइए तो ये दो स्प्रिंग किस फॉर्म में है कनेक्टेड, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। पैरेलल में। पैरेलल में है ना? पैरेलल में। इसका के इफेक्टिव कितने आएंगे? K1 plus K2। K1 plus K2। K1 plus K2 आएगा सर। K1 plus K2 आएगा। तो हाँ ठीक है, वो कैपेसिटर का लगता है 2K, तो हाफ के इफेक्टिव हो गया 2K इंटू ए स्क्वायर, हाफ m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया था? 3mg स्क्वायर बाई के, 3m जी स्क्वायर। देखो तो क्या फर्क पड़ा, टू कैंसिल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इसके पहले कितना लाया था? बस 2 नहीं था ना? हाँ सर, 2 एक्स्ट्रा है। पिछले बार रूट्स। हाँ, रूट में ही आएगा ना ये, जब हम इसको हटाएंगे तो राइट साइड में रूट आ जाएगा। थ्री बाई टू, mg का वैल्यू बता तो, 10 दिया है। यस सर, mg 10 है। और k का वैल्यू क्या दिया है? 100√7। 100√7। तो mg ये तो बाहर चलेगा, mg बाहर, के भी तो बाहर आ जाएगा। 100√7 है, और यहाँ पर आ गया आपका 3/2 रूट के अंदर, रूट अंडर 1.5। एक कैंसिल, अच्छा ये वैल्यू तो आपके मीटर में आए, तो से गुना करेंगे तो ये 10 टाइम्स रूट अंडर 1.5/7। देखो तो बताओ तो इसका कैलकुलेशन करके। नहीं तो कैलकुलेशन करना 4.14 समथिंग आ रहा। 4.14 अप्रोक्स। एक बार यहाँ स्पीड निकाले जो इसको चेक करो लोग। यस सर। आवेदा सर अगर जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सर मतलब स्प्रिंग का भी एनर्जी लिखा है सर इसके अंदर, तो सर ऊपर वाले में, सर ऊपर वाले पेज में, सर ऊपर वाले पेज में। तो सर अगर मैं एनर्जी इस टाइप से कंजर्व करता हूँ कि जो भी इसके अंदर कंप्रेशन है वो कन्वर्ट हो रहा है सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, तो उसके हिसाब से कुछ स्पीड आएगी, तो सर उसमें कुछ √7 का टर्म बन रहा है।
हाँ काइनेटिक, फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी तो बच रहा है ना। हाँ सर, तो शायद से सर वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा होगा सर नीचे उससे। नहीं डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, हो सकता है प्रॉब्लम में ऐसा हो कि वो नीचे छोड़ दे और ऊपर चला जाए और ये इसके साथ ऑसिलेट करना शुरू कर दे। समझ रहे हैं नश? हाँ सर। आपकी जो आंसर है अगर मैं उसको मैच करने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर ये स्प्रिंग के साथ नीचे वाला स्प्रिंग छोड़ देता है और ये स्प्रिंग के साथ चलना शुरू कर देता है, ये बोल रहे हो ना अनिश? Yes. वेदांत? हाँ सर। तो फिर यहाँ से ये मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पर स्पीड कितनी आई है? सर ये 3 mg/k। एक बार आइनस तुम चेक करो तो ये वाली रिलेशन में स्पीड मेरा सही है कि गलत? तो स्पीड सही है, मेरा भी उतना ही आया था। नहीं सर, अगर देख लिया जाए कि सर स्प्रिंग ने छोड़ दिया उसको, तब फिर अंडर रूट 7m/k इंटू जी आ रहा है, तो अंडर रूट 7 बन रहा है, तो शायद से सर कुछ कट जाए आगे। यहाँ जो स्पीड आया है 3 mg/k, ये स्पीड के साथ अगर हम इसको छोड़ दिए तो ये तो ऑटोमेटिक मैक्सिमम स्पीड रहेगा। तो यहाँ से ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाकर रुकेगा? यही इसका एम्पलीट्यूड हो जाए, यस है ना हिमेश? हाँ सर। अगर वो नीचे वाला स्प्रिंग छोड़ देता है तब की बात। तब यहाँ केस में क्या आएगा बताइए? ये लेवल को रेफरेंस ले लिया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² हो गया 3 mg/k, और यहाँ से ऊपर बढ़ा, स्प्रिंग में तो इलोंगेशन था नहीं, कंप्रेशन हो गया, हाफ kx², x की जगह हो गया आपका एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस mgh में h के वैल्यू हो गए a। गगांग ये वाली इक्वेशन बैठेगा? नहीं सर, मैं बोल रहा था कि जैसे सर अगर उसने नीचे वाले को छोड़ दिया स्प्रिंग को, तो फिर सर हाफ kx² जो मतलब जो भी टर्म है सर उसका, हाफ kx², तो सर वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा सर काइनेटिक एनर्जी और mgh के टर्म में, और सर h की वैल्यू यहाँ पे उसकी इलोंगेशन जितनी है, मतलब जितना कंप्रेस किया गया है सर वहां पे वो डाल देंगे, तब सर यहाँ पे v max आ जाएगा ना सर? नहीं तो इसको यहाँ से ऊपर चढ़ने में तो पोटेंशियल एनर्जी खर्चा हुआ ना, अगर इसको छोड़ दिया तो वो तो फिर तो बाहर चले गए। यहाँ से जो ये जो हाइट उठा है विधान, ये वाली जो हाइट उठा है, ये हाइट उठने में जो ये एनर्जी खर्चा किया, ये एनर्जी तो अब इसको नहीं मिलेगा ना, इतना घट के ना यहाँ पर आया है। यस सर। इतना घट के आया, और अगर ये स्प्रिंग छोड़ दिया तो इसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी रह गया ना कंप्रेस्ड स्टेट में। बात समझ रहे हैं? ये अपनी पूरी एनर्जी इसको नहीं दे पाया क्योंकि ये कंप्रेस्ड स्टेट में ही स्प्रिंग ब्लॉक को छोड़ दिया है। यस सर यस सर यस सर। ये अपनी पूरी एनर्जी नहीं दिया, तो आप जो कैलकुलेशन का बात समझ रहे हैं कहाँ गलती कर रहे हो? तो हाँ सर समझ रहा हूँ सर। तो उस तरह से नहीं कर, आईने समझ में आ रहा है आपको? यस सर। एक बार मैं स्पीड चेक करता हूँ। यहाँ पर की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पहले एक बार इक्वेशन मिलाओ। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0, पोटेंशियल 0, स्प्रिंग में कंप्रेशन है, तो
कंप्रेशन दिया हुआ डायरेक्ट या नेचुरल लेंस है। Initially, lower spring is compressed state with compression equal to 3 mg/k from the natural length of the spring. ठीक है, नेचुरल लेंथ से कंप्रेस किया हुआ 3 mg/k, ये कंप्रेशन है। तो यहाँ से ये ऊपर चढ़ा, ऊपर कितना चढ़ा? mg/k, कंप्रेस ही रह गया, कंप्रेसर रह गया कितना? 2 mg/k। ये 3kx² प्लस हाफ mv² mgx हाफ k इंटू 2x² कंप्रेस ही रह गया, उसके पास इतनी एनर्जी रह गई। पोटेंशियल एनर्जी अचीव किया, काइनेटिक एनर्जी अचीव किया। ये हो गया हाफ k 3 3 या 9x² हाफ mv² mgx हाफ k 4x², हाफ k 4x² 9x तो इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5/2 kx² is minus mgx half mv², k/2 5x, x की वैल्यू क्या एज्यूम किया मैंने? mg/k, तो m² g²/k mg/k, 5/2 m² g², तो 3/2 m² g²/k, mn तो कैंसिल हो गई, v कैंसिल हो गई, v की वैल्यू तो ठीक है, v की वैल्यू। सर एक बार मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूँ सर, उसमें मैंने करा एक चीज सर, आप एक बार बताना उसमें गलत है या नहीं है कुछ। भेजो, व्हाट्सएप पे है। ये सर Ines, otherwise what you have to do to solve this equation correctly? सर भेज दिया सर। Ines, सर क्या करोगे सॉल्व करने के लिए? ये जो ये इक्वेशन लगाया ना ये वाली, हाँ सर, इससे आपको ए निकालना है। ठीक है सर। सर बट मैं जिस प्रोसेस से बना रहा था उससे मेरा ए का वैल्यू 10.5 आ रहा था। तुम अपना प्रोसेस भेज दो, मैं चेक करूंगा। ओके सर, मैं भेज देता हूँ। चलो, तो एक मेथड ये, एक मिनट, ये जो भेजा हाफ के x², कहाँ की एनर्जी लिखा बाबू? सर जो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है इक्वल टू हाफ mv² प्लस mg h की वैल्यू क्या लिया? mg/k। सर जितना ऊपर गया। यही तो इक्वेशन आपने लिखा है, यही तो, यही है ना? नहीं सर वो नहीं है सर, तो वो गलत लिखे ना, क्योंकि स्प्रिंग जो दूसरा साइड जो लिखे हैं हाफ mv² प्लस mgh और प्लस mg, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन अभी रह गया ना, कंप्रेशन यहाँ पर जब वो जाके सटता है, तो इसकी बाकी की एनर्जी क्या हुई? वेदांत, यस सर, वो एनर्जी छूट गया ना आपका? हाँ छूट गया। हाँ, ये वाली एनर्जी आपकी छूट गई, ये वाली। बाकी ये दोनों तो वही लिखे हो ना जो मैंने अभी बताया है। यस सर, ये वाली आपकी छुट्टी हुई है, वो गलत है, आपकी जो एक्सप्रेशन है वो गलत। आइनस भेज दो और आप दोनों आदमी इस इक्वेशन को कैलकुलेट करो, देखो ए का वैल्यू क्या आता है, ये आपको सही आंसर है। तो मैंने भेज दिया। ठीक है, आई विल चेक अप इट लेटर, ओके? ओके सर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन को। Two bodies with a mass. Two bodies with mass 1 kg each
is hung on a spring of force constant 100. अच्छा, ये लटका हुआ दो मास. Two bodies with mass m1 kg is hung on a spring constant using an inextensible thread of length 10 centimeter. So, ये जो धागा है उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर. जो दूसरा मास लटका है 10 सेंटीमीटर पर दूरी है. ठीक है. We burn the thread, धागा को जला दिया. ठीक. What is the distance between the two bodies when the top body, मतलब ऊपर वाला body, first arrives at its maximum height? ये maximum height जब arrive करेगा तो दोनों के बीच में दूरी कितनी हो? तो ये जब maximum height arrive करेगा तब तक तो वो नीचे वाला कुछ दूरी नीचे आ चुका होगा, है ना इनेश? हाँ सर. ये आपकी 8 स्प्रिंग में मास बंधा है, एक धागा भी बंधा है. दोनों का मास क्या है? एक ही अलग अलग है. मास एक ही अलग अलग है. सेम मास 1 kg. टू बॉडी 1 kg ईच. दोनों एक एक kg का है. और कितनी दूरी का सेपरेशन है? 10 सेंटीमीटर. हाँ सर. थ्रेड का लेंथ 10 सेंटीमीटर. थ्रेड का लेंथ 10 सेंटीमीटर. चलो भाई, तो बताओ इस पर्टिकुलर स्टेट में स्प्रिंग में क्या एलोंगेशन होगा, कंप्रेशन होगा? एज इट इज. अभी जो हमने सिचुएशन लगाया यहाँ पे एक फोर्स लगेगा ना kx, नीचे में 1g फोर्स लगेंगे, धागा में टेंशन होगा, यहाँ भी टेंशन होगा, नीचे में 1g के फोर्स होंगे. और ये अभी स्टेट इक्विलिब्रियम में है. ये इक्विलिब्रियम में तो क्या लिख सकते हैं? T इक्वल टू 1g, g का वैल्यू 10 ले लें. ठीक है अनुष? ओके सर. इस इक्वेशन के लिए इसके लिए लिख, इसके लिए बता. इसके लिए ऊपर का फोर्स हुआ kx, kx नीचे माइनस का फोर्स हो गया, नहीं माइनस हो, नीचे का टोटल फोर्स. ये इक्विलिब्रियम में है ना इधर? 1g और बोला बराबर लिख, t प्लस 1g लिखेंगे ना. यस सर. तो kx इज इक्वल टू 2g, क्योंकि t का वैल्यू 1g है. यस सर. ये हो गया 20. तो kx, x की वैल्यू क्या होंगी? 20 बाई k. k का वैल्यू बता. 100 था सर. 100 था. तो बटा में 100. तो ये 100 क्या चीज में है? यूनिट में. वो मीटर में, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा. तो 20 सेंटीमीटर. ये मीटर आ गया, तो इसको हम 100 सेंटीमीटर कर दिए. ये हो गया 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर. स्प्रिंग में अभी इलोंगेशन है. इलोंगेशन है कितना? 0.2 मीटर. ठीक. अब बताओ अगर हम इस धागा को काट दें, धागा को काट दें या जला दें, अच्छा इसमें कितना हो जाएगा? धागा बीच वाला कट गया तो क्या चेंज आया? 7 नीचे वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा और ऊपर जो चेंज क्या है? धागा काट देंगे तो इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया? फोर्स स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया? स्ट्रक्चर टेंशन जीरो हो गए. अच्छा हाँ ये सब टेंशन जीरो हो गए. और इस पर अभी नीचे के डायरेक्शन में कितना फोर्स हुआ? 1g. 1g तो लगेंगे. ऐसा. और ऊपर में कितना फोर्स है? kx. kx का फोर्स का वैल्यू 20. ये 10 न्यूटन और ये है 20 न्यूटन. ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे. बोलो हाँ. हाँ सर.
ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे और इसकी ऊपर डायरेक्शन की एक्सेलरेशन कितनी होंगी? इनिशियल एक्सेलरेशन 20 माइनस 10 बाई 1 kg, ये इनिशियल एक्सेलरेशन हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका नीचे का डायरेक्शन में ये तो फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल। तो ये वाली स्थिति पहले आई। यहां पर अभी इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? जीरो। और इसमें कंप्रेशन है, इसमें इलोंगेशन है, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन है। जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ में पहुंचेगा, जब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में आएगा, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, यहां पर इस स्प्रिंग में जो स्पीड होगा, यहां से स्पीड बढ़ता जाएगा ना, ऊपर में एक्सेलरेशन है, है ना? ऊपर में एक्सेलरेशन है तो नेचुरल लेंथ तक तो एक्सेलरेशन ही रहेगा। हाँ सर। और यहाँ पर इसकी स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम, यहाँ से ऊपर जाते समय इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। और फिर ये और यहाँ से ऊपर बढ़ेगा और फिर जब कंप्रेशन होगा तो इसकी स्पीड घटती जाएंगी और कहीं जाकर रुकेगा, फिर उसके बाद वो नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। समझ में आया? तो फर्स्ट वाला जो मास है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा? ये वाला नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। हाँ, यहाँ से हुआ ना ऐसे चलिए, ये जो तीर बनाया था क्या चीज का बनाया? ओके सर। यहीं से ऑसिलेट नहीं करेगा, ये यहाँ से ऑसिलेट करेगा, इस जगह से। ओ ठीक है सर। यहाँ से ऑसिलेट करना शुरू। ठीक है, ओके सर। तो फिर आप कैसे बनाओगे बताओ? सर तो इसके यहाँ पर जाकर के रुकेगा ना ये? हाँ सर, तो kx जो है वो mg के बराबर हो जाएगा इस केस में? इस जगह पे? हाँ सर, तो kx और mg इक्वल हो जाएगा? नहीं, एनर्जी में पढ़ाया था ना मैंने आपको, जब सडन छोड़ते हैं तो kx बराबर mg इक्विलिब्रियम में होता है ना अनिश? हाँ सर। ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर तब होता है जब इक्विलिब्रियम होता है। और इक्विलिब्रियम में या तो बॉडी की वेलोसिटी 0 हो सकती है, नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। हाँ सर। तो आप एज्यूम नहीं कर सकते ना कि वो रेस्ट में है। ओह ठीक है सर। बताइए मामला, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर एक्सेलरेशन तो सर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना? नहीं, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, जैसे जैसे ऊपर तो चढ़ेगा उसकी स्पीड चेंज होता जाएगा। पहले आप यहां से बताओ, यहां से जब ये चलेगा तो ये कितना दूर जाकर रुकेगा? चलेगा तो जरूर, चलेगा ना? इसकी तो सर ये एक मिनट, एक्सटर्नल इस फोर्स से स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ कुछ दी हुई है? नहीं दी। हाँ बोलो सर 10 सेंटीमीटर दे रखी है सर क्वेश्चन में? नहीं, वो धागा के बीच की दूरी दी हुई है। अच्छा, ये बात। हाँ तो सर ये एक्सेलरेशन जो आया है, हाँ तो सर ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है क्या? नहीं, जब धागा काट देंगे तो ये जो kx फोर्स पहले लग रहा था वो तो अभी भी लगता रहेगा ना? ये सर। और kx की वैल्यू कितनी लाई हुई है? देखो 20 न्यूटन है। और जब धागा काट देंगे तो ये तो टेंशन खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया।
1g का फोर्स तो अभी भी लगेगा मास के कारण। यस सर। यही फोर्स में यहाँ दिखाया है। यस ये इनिशियल एक्सेलरेशन है, ये हमको बस ये पता लगाने के लिए है कि ये ब्लॉक ऊपर जो चढ़ेगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएंगी घटती जाएंगी क्या। नेचुरल लेंथ का पोजीशन ये है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। तुम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो लास्ट की बात है, यहाँ तुमको निकालना क्या है, निकालना ये है कि जब ये रुक जाएगा तो वही ना एम्पलीट्यूड हुआ इसका। एम्पलीट्यूड समझते हो ना, मैक्सिमम इतना ये मैक्सिमम ऊपर गया, तो यहां से यहां तक जाने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। और उतने टाइम में ये मास भी तो नीचे गिर चुका है, और ये मास कितना नीचे गिर चुकेगा, हाफ जीटी स्क्वायर। और ये कितना ऊपर उठेगा, और ये बीच का 10 सेंटीमीटर की दूरी। ये टोटल को हम जब जोड़ देंगे, यहां से यहां तक का चीज जोड़ देंगे, है ना इनेश? हाँ सर। तो ये मेरी पूरी कैलकुलेशन निकली। रिकॉर्डिंग हो रहा है। पहले ये बताओ कितना हाइट तक यहां से ऊपर गया ये, इसके पास यहां कितनी एनर्जी थी, उतना ही एनर्जी ऊपर चढ़ेगा। हम अब कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या निकालना है? हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली कि हमको निकालना क्या है। जब तक वो नहीं पकड़ में आएगा तब तक आप नहीं निकाल। तो ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाना है। बढ़ते आगे, यहां से ये ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और यहाँ पर उसकी स्पीड क्या है, टाइम है बेटा 10-15 मिनट। यहाँ पर उसकी स्पीड 0 है। इसको और इसकी भी स्पीड 0 है। ये 2.5 में आया था 2.5 when top body first arrives at its highest position, हाईएस्ट पोजीशन पर जब ये अराइव होगा, यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, और फिर उसके बाद जब ये चढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, यहाँ जाके रुकेगा। ये नेचुरल लेंथ पोजीशन से कितनी डाउन है बता सकते हो? ये वाली हाइट इतना ही ऊपर नीचे करेगा ही, इतना ही ऊपर नीचे करेगा ही। समझ में आया? आइनेश ये क्लियर है? हाँ सर। ये जब हम यहाँ से छोड़ेंगे, खींच करके स्प्रिंग को खींच करके छोड़ेंगे, तो यहाँ से ये ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पर उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और फिर यहाँ से वो और ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पर की स्पीड 0 होगी, फिर ऊपर से वो नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ जब पहुंचेगा तो स्पीड इसकी मैक्सिमम होगी, और फिर यहाँ जब पहुंचेगा तो वो रुक जाएगा। समझ में आया?
यस सर। ये वाली स्थिति इसकी होगी, ये वाली। ओके सर। तो बताओ इसका, ये तो टाइम पीरियड हो गया ना? हाँ सर। ये तो टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्प्रिंग का क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर m बाई 2 पाई रूट अंडर m बाई। m का वैल्यू कितना है? 1 kg है ना? हाँ सर। 1 kg। और a का वैल्यू कितना है? 100 है। 100 है। ये हो गया आपका 2 पाई बाई 10, इट इज 5 पाई बाई 5। तो ये टाइम मतलब क्या हुआ? ये जो टाइम आप निकाले ये क्या हुआ? यहां से या यहां से अगर बात करें, यहां से यहां तक जाने, फिर यहां तक जाने, फिर यहां तक जाने, फिर यहां तक जाने में जो टाइम लगा, समझ में आया? यस सर। लेकिन आपसे तो ये पूछ रहा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम ऑफ पीरियड का आधा। 5 हाँ सर। तो यहां से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आने दोनों में इक्वल टाइम लगते हैं। और अभी मैंने टोटल टाइम निकाल लिया ये पाई बाई 5। यहाँ से ऊपर जाना, रुक जाकर के रुकने, फिर यहाँ आने में टोटल टाइम निकाला मैंने पाई बाई 5। लेकिन वो मैक्सिमम हाइट तो बस यहाँ से यहाँ तक ही चढ़ेंगे ना? हाँ सर। तो यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना हुआ? पाई बाई 10। t बाई 2 दैट इज पाई बाई 10। तो ये पाई बाई 10 सेकेंड में ऊपर चढ़ेंगे, जाकर रुक जाएंगे। और कितनी ऊपर चढ़ेंगे? कितनी ऊपर चढ़ेंगे? तो एम्पलीट्यूड का हाफ, सॉरी एम्पलीट्यूड का डबल। यस सर। यहाँ से यहाँ तक जो उसकी एम्पलीट्यूड है और यहाँ से यहाँ तक जो उसका एम्पलीट्यूड है। और ये इसकी इनिशियल ये वाली पोजीशन कितनी है बता सकते हो? इनिशियल पोजीशन तो बच्चा बताओ। दिस इज सर ये Natural क्वेश्चन सर मैकेनिक्स का ही है। मैकेनिक्स का ही है, लेकिन इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ। हाँ एनएस, इसमें मैकेनिक्स का ही है, लेकिन इसमें एसएचएम का कॉन्सेप्ट लगा। अभी हम खुद लगाना शुरू किए। हमने देखा यहाँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक स्प्रिंग है, जरा सुनो ध्यान। ये अभी लटका हुआ, और हम अगर इसको यहाँ से नीचे थोड़ा खींच दिए और खींच के छोड़ दिए, क्या होगा? ऑसिलेट करेगा। यहाँ से खींच के छोड़ दिए तो फिर यहाँ से ये ऊपर चढ़ेगा, फिर जाकर रुकेगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, जाकर रुकेगा, फिर इस तरह से ये ओसिलेट करेगा। यस सर। है ना? ये ओसिलेट करेगा। और इसकी ओसिलेशन की ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, मैक्सिमम जितनी ऊपर नीचे गया एम्पलीट्यूड। यस। और एक ओसिलेशन करने में, मतलब यहाँ से अगर हम छोड़ दिए तो यहाँ से ऊपर जाने, रुकने, फिर रुक करके लौट के यहाँ आने, फिर फर्दर यहाँ पहुंचने में टोटल टाइम को लगता है टाइम ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड। और इसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई। जिस वैल्यू को मैंने अभी निकाला, जो कि वैल्यू आया था। ये पूरी टाइम आपको पता है, ये पूरी जर्नी का टाइम है इतना, जो कि कितना आया? पाई बाई 5। तो यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना होगा? पाई बाई 10। ये पाई बाई 10 सेकेंड में नीचे गिरेगा, है ना अनिश? ये भी पाई बाई 10 सेकेंड तक नीचे गिरेगा, जिसकी हम हाइट h निकाल लेंगे। अब समस्या ये वाली दूरी कितनी होगी?
इसमें इलोंगेशन कितना है? 0.2। इसमें इलोंगेशन 0.2 मीटर निकाले हैं शायद, देखो। सर के की वैल्यू कितनी है सर क्वेश्चन में? 100। ठीक है 100 सर। है। तो फिर सर वर्क एनर्जी थ्योरम से भी तो सर हो सकता नहीं है। निकलेगा। हाँ हो जाएगा, वो फिर ओरिजिनल प्रिंसिपल में आना पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप टाइम नहीं निकाल पाओगे ना। ये ट्राई जा करता हूँ एक करके, बार। हाँ जाके ट्राई करो जरूर करो। और भेजो। हाँ बताओ आइनेश, यहाँ से इसकी इलोंगेशन कितनी है? 0.5। 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। ये 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर। 0.4 मीटर। ये ऊपर कितने चढ़े? 0.4 मीटर। 0.4 मीटर ऊपर चढ़ गए। ये बीच की दूरी कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। और ये कितना नीचे आएगा? हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? यस सर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मीन्स पाई स्क्वायर बाई 25। पाई स्क्वायर बाई 25। अच्छा सॉरी। ना, हाँ पाई बाई 10 ले लें। पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है, मालूम है? पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है। 3.15 3.14 इंटू 3.14 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 ही आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना। ठीक है सर। ये दूरी कितनी आ गई? 0.5। ये 100 कट गया, 0.5 मीटर। ये हो गया 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर हो गया। हाँ सर। और ये हो गया 40 सेंटीमीटर। यस सर। टोटल दूरी कितने हो गए? 50, 40, 90, 100 हो जाएगा। 108। चेक कर लो भाई। 100 हो रहा सर। 10 सर, 10 जो कटा वो 10 माइनस करेंगे टोटल से। कहाँ से? वो जो 10 सेंटीमीटर है वो माइनस होगा टोटल से या? हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन द टॉप बॉडी फर्स्ट? नहीं, ऐड होगा ना। तो ये वाली टोटल दूरी निकालना है। सर तो 100 आया। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। ऊपर तो मेरा 40 आया। इलोंगेशन एक बार चेक कर लो, क्या इलोंगेशन सही है? हाँ सर, एलोंगेशन 20 सेंटीमीटर ही आएगा। इनिशियल इलोंगेशन है, नहीं ये तो एक मिनट हम गलत डाटा। ये तो इनिशियल इलोंगेशन था 20, और ये नेचुरल लेंथ था। ये नेचुरल लेंथ है, और यहां से छोड़ेंगे तो यहां जाकर रुकेगा। इनिशियल इलोंगेशन है 20। ओरिजिनल लेंथ ठीक है 20, तो ठीक है। इलोंगेशन नेचुरल लेंथ फिर इलोंगेशन। इसका टोटल डिस्टेंस हमें आ गया 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 50। आंसर कितना दिया है? सर आंसर में 80 दिया हुआ है। 80? यस सर। इसकी इलोंगेशन चेक करो। इसकी इलोंगेशन नेचुरल लेंथ से, ये नेचुरल लेंथ है ना इसका। यस सर। सर टी सही निकला, पाई बाई 10 सही है। हाँ टी चेक कर लो, टी का मान। हाँ सर वो सही आ रहा है, पाई बाई 10 ही आएगा। पाई बाई 10 ही आएगा ना, चेक कर लो भाई। पाई बाई 5। आंसर बस ऐसे ही निकलना है, दूसरा कुछ नहीं।
एच भी सही आया, बट लास्ट में यहाँ पे टोटल डिस्टेंस में 50 + 10 किया है और लास्ट में 20 ऐड कर दिया। हाँ, तो यही इलोंगेशन चेक कर, इनिशियल इलोंगेशन इसकी तो यही है ना। अच्छा, सो तो इलोंगेशन जो हो यस 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 40 माइनस, नहीं सही किया वो, क्योंकि ये जो मास 1 kg छोड़ दिया ना आयनेश, ये जो मास 1 kg छोड़ दिया, अब इसके पास मास कितना बचा? एक ही मास 1 kg ना बचा। यस सर। तो इसका जो इलोंगेशन यहाँ से होगा, यहाँ से तो 1 सेंटीमीटर पे 1 kg के कारण ही ना इलोंगेशन होगा। ओह अच्छा, ठीक है सर। ये जो स्प्रिंग है, अब तो इसके पास सिर्फ 1 ही kg है ना मास। यस सर। हालांकि शुरुआत में इलोंगेशन 0.2 मीटर था जब रस्सी नहीं काटे थे, है ना। हाँ सर। लेकिन जब रस्सी काट दिए तो इसके पास मास तो 1 kg ही ना बचा। यस सर। तो इसमें जो kx आएगा इलोंगेशन, वो बराबर होगा 1g। x की वैल्यू कितनी हो गई? 10/100, 0.1। तो गुना करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर लेना है यहाँ। ये आपकी 10 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे क्यों चेंज करा सर आपने इसको? क्या चीज? के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को? क्योंकि ये जो स्प्रिंग है आपका, ये जो ब्लॉक था और ये जो धागा बंधा हुआ था, है ना, उस समय इसकी इलोंगेशन कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। अगर हम सिर्फ एक ब्लॉक लेते हैं 1 kg मास का, तो इसकी इलोंगेशन कितनी होगी? तो kx = 1g, x = 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? नहीं सर, लेकिन स्प्रिंग फोर्स तो सर लेट से शो करता है ना अपना, वो मतलब कटने के बाद सर, मतलब उसको टाइम लगता है हल्का सा, मतलब नहीं, फोर्स लगाना शुरू कर देता है उसी टाइम पर। हाँ, वहीं से जैसे ही काटा स्प्रिंग फोर्स लगाना शुरू कर दिया, एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। जैसे इसको हम काटेंगे, ये दंत से ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा, ये नहीं कि 10 मिनट रुकेगा फिर बढ़ेगा। समझ आया? अच्छा, ये नहीं कि स्प्रिंग काट दिया और ये इस धागा को काट दिया, ये ब्लॉक यहीं का यहीं रुका रहेगा, ऐसा नहीं है, और स्प्रिंग आराम से ऊपर खींचेगा नहीं। जैसे ही आप इसको काटेंगे, ये धागा को जैसे ही जलाएंगे, ये फट से ऊपर जाना शुरू और ये फट से नीचे जाना शुरू कर। ये प्रक्रिया इंस्टेंटेनियस होगा। वो यहाँ पर डाउट नहीं है। डाउट यहाँ ये है, जैसे ये आपको मान लो स्प्रिंग है, हम इस स्प्रिंग में ये वाली मास को बांध दिए, 1 kg मास को बांध दिए। बताइए यहां से ये कितना कंप्रेस करेगा, कितना इलोंगेट करेगा? 10 सेंटीमीटर, है ना अनिश? हाँ सर। सर तो यहाँ पे x को 1g के इक्वेट किया, तो ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर और इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे, यही ना ऑसिलेशन का इसका डिमांड होता है। यस सर। कोई भी स्प्रिंग एसएचएम पढ़ लिया ना अनिश? हाँ सर, वही इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ, तभी तो आपको ये क्वेश्चन पूछा। ये जो मास है आपका, इस मास से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हाँ ये सर, स्टार्टिंग में वही बोला इस था। पोजीशन से ऊपर जितना जाएगा और वहां से नीचे जाएगा, यही ना ऑसिलेशन का है। यस सर। इसको मीन पोजीशन कहते हैं। हाँ सर। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। इसी मीन पोजीशन के रिगार्डिंग कोई भी बॉडी ऑसिलेट करता है, ये क्या करता है? मीन पोजीशन के ही
राउंड में ऑसिलेट करते हैं। हाँ सर। तो ये जो ऑसिलेट करने वाला बॉडी है, ये जो ऑसिलेट करने वाला बॉडी, वो तो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ना करेगा। यस सर। ये तो अब छोड़ दिया, ये तो छोड़ दिया, नीचे वाला मास तो छोड़ दिया। हाँ सर। समझ आया? ये ऊपर 10 सेंटीमीटर और फिर और फर्दर 10 सेंटीमीटर चढ़ के जा, भले उसकी शुरुआत की इलोंगेशन कितनी भी रहे, उससे मतलब। ठीक है सर। जैसे आईनेस, एक बात और समझो, सबको ही समझो और बताना। ये लटका हुआ छोड़ो, ये लटका हुआ छोड़ो, ये वाली स्थिति को देखो। एक मास बंधा है, एक मास ये बंधा है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और अभी ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? बोलो हाँ। यस सर। है, रुका है तो इक्विलिब्रियम में है। हाँ सर। हम इसकी दो सिचुएशन ले रहे हैं, हम इसके दो सिचुएशन ले रहे हैं। ध्यान से सुनना और समझ। एक केस में हम ये कर रहे हैं कि इसको हम 10 सेंटीमीटर आगे खींच दी। कितना? 10 सेंटीमीटर आगे खींच दिया और छोड़ दिए। ये 10 सेंटीमीटर के ही आगे पीछे ऑसिलेट करेगा। यस सर। बोलो। यस सर। ये करे। और अगर हम इसको 20 सेंटीमीटर आगे करके छोड़ दिए, कितना? 20 सेंटीमीटर इसको ऑसिलेट कर खींच के छोड़ दिए। ये 20 सेंटीमीटर आगे, फिर पीछे 20 सेंटीमीटर जाएगा, फिर आगे। ये जाए। दोनों में ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा? दूसरा वाला? सेकंड वाला। सेकंड। अब बताओ, इन दोनों केस में ये एक पूरा ऑसिलेशन करने में, यहां से जाना, फिर लौटना, फिर और पीछे जाना, फिर लौटने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। यस सर। तो इसका एक राउंड ट्रिप करने में जो टाइम लगा वो है टाइम पीरियड T1। इसके एक राउंड ट्रिप में, इसके यहां से यहां जाना, फिर लौटना, फिर पीछे जाना, फिर लौट के आने में जो टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। बताओ, दोनों में किस केस में टाइम ज्यादा लगेगा? T2। You tell me in which case the time will be more? सेकंड वाले केस में सर। आप लोगों में से मैं किससे पूछूं? सायसा, आपने तो SHM पढ़ लिया होगा। सर क्या? आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ लिया ना? नहीं सर। नहीं, मेरे क्लास में नहीं, स्कूल के क्लास में। हाँ सर, नहीं पढ़ा है स्कूल में। स्कूल में नहीं पढ़ा। अनन्या, आपने पढ़ा बेटा? झूठ मत बताना। पढ़ा नहीं पढ़ा? आपकी आवाज नहीं आई है। आपकी आवाज में गड़गड़ाहट है। एनीवे, आप अब म्यूट कर लो बेटा। अनन्या, अपना म्यूट कर लो। तो आंसर है, दोनों केस में टाइम पीरियड सेम होगा। आइनेश, although this particle travel a larger distance, this travels a larger distance than this, but in this both cases the time period will be same. अब बोलो क्यों? अच्छा, सब तो कांस्टेंट ही है। नहीं, सर जो आपने फॉर्मूला लिखा था टाइम पीरियड का, हाँ सर उसमें x का डिपेंडेंट ही नहीं था सर, वो x पे तो टाइम पीरियड मास और k पे डिपेंड करेगा।
महासाध्य डिपेंड करेगा। दैट इज द ये तो मैथमेटिकल रीजन है सेटिस्फाई करने के लिए, बट आई एम आस्किंग द फिजिक्स, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द फिजिक्स सो दैट द टाइम पीरियड बिकम सेम। इसमें ज्यादा वेलोसिटी होगा सर, इसमें कम होगा। हाँ, दैट इज द फिजिक्स, दैट इज द फिजिक्स, है ना? Yes, sir. In the second case, the particle will experience a larger force in compared to the first, because of elongation ज्यादा है ना, kx का मान ज्यादा हो, Ines, I am asking with you. इस केस में जल्दी ऑसिलेट करेगा, इस केस में थोड़ा स्लो ऑसिलेट। ओके सर। और इस केस में कुछ इस तरह से मेंटेन होगा कि दोनों के टाइम पीरियड सेम। ठीक है। तो दोनों केस में टाइम पीरियड सेम है, इसीलिए मैंने यहां पर लिया, चाहे आप जितना भी पीछे खींच के छोड़ो, अभी जो ये लटका हुआ है, ये आप 10 सेंटीमीटर पीछे नीचे खींच के छोड़ो, या आप ये लटका हुआ है, आप यहां से 20 सेंटीमीटर नीचे खींच के छोड़ो, इस केस में भी ये 20 सेंटीमीटर ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, लेकिन दोनों के टाइम पीरियड क्या रहेंगे? सेम रहेगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया। यस सर, समझ गया। इसके आंसर में थोड़ा चेंज कर दें हम लोग। ऊपर 10 10 20 हो गए, प्लस बीच में 10 हो गए, और 50 नीचे 50 हो गए। ठीक है। यस सर। और तो कोई सर डाउट ये है तो क्वेश्चन पूरा मैकेनिक्स से नहीं हो सकता था, मतलब एसएचएम यूज करना ही पड़ता। क्या बोलते हैं वेदांग, मैकेनिक्स का ही पार्ट है एसएचएम। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोशन पर क्या पढ़ते हैं? मोशन। और इस मोशन में एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, एक होता है पैराबोला मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बस समझ में आ रहा है? ये सर, ये मोशन ही है, ये मैकेनिक्स ही है। अभी पढ़े नहीं, हम लोग अपने क्लास में नहीं पढ़े। यस। चलो फिर, तो आज मेन क्वेश्चंस का इंटरेक्शन किया, क्योंकि साल का पहला क्लास हम लोग को आज पहला क्लास मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करें। Ines, I will check up this question once again, okay? So that I can get the correct answer correctly and immediately. ठीक है सर। और ये इक्वेशन आप अगर नोट कर लिए तो एक बार गो थ्रू हो लेना, है ना? ओके सर। This will give the quadratic equation. You have to go through the solving the quadratic equation. ठीक है सर। And find the value of a, and let us check what the value is coming about. ठीक है सर। चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।